ओके, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एक्सरसाइज थी उसके बाकी रह जाने वाले सवाल करेंगे। जिसके से पहले वाले सवाल जो हैं, हमने जो एनबीएफ की बुक हम कर रहे थे उसके हमने पिछली वीडियो में छोड़े थे। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द 2 स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग आर शोन इन द गिवन डायग्राम्स, व्हिच ऑफ द गिवन डायग्राम्स एवर बी शोज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन। तो इन दो डायग्राम्स में से एक्सहेलेशन कौन-सा है? एक्सहेलेशन में आपको पता होना आपको याद होगा कि हमें हवा को बाहर भेजना है, तो हमें अंदर हाई प्रेशर क्रिएट करना है और बाहर लो प्रेशर क्रिएट करना है ताकि हवा अंदर से बाहर जाए। हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमें वॉल्यूम को कम करना होगा। तो वॉल्यूम को कम करने के लिए डायग्राम से नज़र आ रहा है वॉल्यूम इसमें कम है, डायाफ्राम ऊपर आया हुआ है तो लंग्स ऊपर की तरफ सिकुड़ गए हैं और रिब्स भी अंदर आई हुई हैं इसके निस्बत। लंग तो ऑफ कोर्स बी में चूँकि वॉल्यूम कम है एक्सेलेशन हो रही है। और इसका रीज़न यही है क्योंकि बी में वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हवा बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ ट्रैकिया ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो सिगरेट की वजह से जो इंसानों का ट्रैकिया है, जो इस तरीके से आपके पास विंड पाइप है, जो आगे ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? सो सबसे पहले तो ये कि उसकी वॉल्स जो हैं वो इरिटेट होंगी, तो अगर हम उसके इफ़ेक्ट्स लिखें, सबसे पहले तो वो ये होगा कि जब स्मोकिंग आएगी तो उसकी चूँकि वो जो है स्मोक है, उसकी वजह से सीलियाँ जो हैं वो डेड हो जाएँगे। सो किल्स सीलिया। जो आपके बाल थे जिनका काम था कि वो जो म्यूकस पैदा होता है उसको उन्होंने ऊपर भेजना था, ताकि वो बॉडी से खारिज किया जा सके, यहाँ उसको ख़त्म किया जा सके। तो वो सीलियाँ ख़त्म हो जाएँगे तो म्यूकस यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगा और स्मोकिंग की वजह से मोर म्यूकस प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पर आपके पास म्यूकस जमना शुरू हो जाएगा और आपको अब जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, आपके लिए डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी क्योंकि आपके पास आपका जो ट्रैकिया है वो नैरो हो चुका है। आपका जो ट्रैकिया है वो नैरो हो चुका है और आपको इससे जो है वो ट्रैकाइटिस भी हो सकता है। जिसके अंदर आपका ट्रैकिया नैरो हो जाता है और फिर आपके लिए हवा जो है वो साँस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्मोकिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ट्रैकिया के ऊपर। और चूँकि स्मोकिंग आप करते रहेंगे तो वो सीलियाँ वापस भी नहीं बनने वाले। वैसे वायरसेस से जब वो ख़राब होते हैं तो वो वापस थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद नेचुरली जनरेट हो जाते हैं, लेकिन अगर स्मोकिंग करते रहेंगे तो वो वापस जनरेट भी नहीं होंगे। ओके, सो इसके बाद अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। द डायग्राम शोज परसेंटेज ऑफ गैसेस इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। आइडेंटिफाई 1, 2, एक्स, वाई एंड ज़ी। सो दिस इज़ इंस्पायर्ड एयर एंड दिस इज़ एक्सपायर्ड एयर। तो वो सबसे पहले कह रहे हैं कि इन गैसेस को आइडेंटिफाई करें। 1 नंबर 1 गैस, तो अगर आप देखें सो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों डायग्राम्स में जो हमारे पास 1 और 2 है, वो ये बड़ा वाला जो हिस्सा है, ये वाला है। सॉरी, व 1 जो है ये पूरा इस सर्कल को ये 1 कह रहे हैं। सो 1 इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड एयर। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ये जो एक तीसरा एलिमेंट इन्होंने दिखाया है, ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो ये नॉर्मल एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है। और हम लोग फिर अगेन देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेन गैसेज़ हैं, जो कि यहाँ पर एक्ज़िस्ट करती हैं। नॉर्मल एयर में सिर्फ़ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही एक मैनेजेबल एक एक ठीक अमाउंट में एक्ज़िस्ट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होती है। 2 जो है दैट इज़ एक्सपायर्ड एयर, यानी कि ये एयर बाहर आ चुकी है क्योंकि इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है क्योंकि सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और ऑक्सीजन कम हो चुकी है क्योंकि सेल्स ने ऑक्सीजन ले ली है, ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली है। ओके, सो ये तो हो गए 1 और 2। इसके बाद अगर हम लोग देखें एक्स, तो एक्स क्या है? तो एक्स अगर हम लोग देखें इसमें हमारे पास बहुत ही कम है, इसमें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें पता चल जाता है दैट इट इज़ CO2। ये बड़ा है क्योंकि ब्लड ने इसको दे दिया है एंड देन इंस्पायर्ड एयर में बिल्कुल नेग्लिजिबल था और इधर जो है एक्सपायर्ड एयर में ये बढ़ चुका है। इधर अगर हम लोग देखें वाई, वाई दोनों में सेम रहा है ऑलमोस्ट, बस प्रोपोर्शन उसकी चेंज हुई है और वो है भी सबसे बड़ा, सो दिस इज़ नाइट्रोजन N2। और अगर हम लोग जी देखें तो अगेन ये जो अगेन इंस्पायर्ड एयर में भी मौजूद था, एक्सपायर्ड एयर में भी मौजूद था, एक्सपायर्ड एयर में थोड़ा सा कम हो चुका है, तो दिस इज़ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ब्लड ने ले ली है। सो ये हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। वाई गैस एक्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन फिगर 1 क्योंकि नेचुरल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है। हाउ द परसेंटेज ऑफ एक्स इज इंक्रीज इन फिगर 2। फिगर 2 में एक्स की परसेंटेज इतनी ज़्यादा कैसे हो गई? तो उसका रीज़न ये है कि ब्लड, क्योंकि सेल्स वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड ने एक्स एयर को दे दी है तो वो बाहर आ गई है। ओके, सो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द फिगर शोज अ हेल्दी लंग एंड अ डिजीज लंग, आइडेंटिफाई द डिजीज एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग। तो एक हेल्दी लंग है और एक डिजीज लंग है।
सबसे पहले वो कौन-सा पार्ट है सबसे पहले वो इस डिज़ीज़ का नाम क्या है? तो अगर हम लोग देखें तो दीज़ आर द एयर सैक्स, एल्वियोलाई और ये पीछे हमारे पास एल्वियोलर डक्ट आ रही है। सो ए तो हेल्दी लंग है, लेकिन बी में अगर हम लोग देखें तो ये एल्वियोलाई की वॉल जो है वो डैमेज हो चुकी है, वो टूट चुकी है और अभी उतना इलास्टिक नहीं है और उतना इफेक्टिव नहीं है। सो दिस इज़ एम्फीज़ीमा, जिसके अंदर हमारे पास वो जो है एल्वियोलाई का ब्रेकडाउन हो जाता है, एम्फीज़ीमा। नेक्स्ट अफेक्टेड पार्ट क्या है? अफेक्टेड पार्ट जो है दैट इज़ एल्वियोलाई जो अफेक्ट हुआ है। हाउ द पार्ट बी शो स्ट्रक्चर वेरिएशन फ्रॉम पार्ट ए, तो यही कि उसके अंदर एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो रप्चर हो चुकी हैं। राइट एनी टू सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, तो इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला तो इसका सिम्टम यही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्या आपका सांस बहुत छोटा हो जाता है? देन आपके पास डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, बल्कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इसके सिम्टम में कम है क्योंकि इससे आपके पास जो एल्वियोलाई डैमेज हो रहे हैं वो बस काम करना छोड़ रहे हैं। ब्रीदिंग आप फिर भी उस तरह से कर सकते हैं, आपकी ब्रेथ बस जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। इसका एक और सिम्टम है दैट इज़ कफ। तो कफ इसके एक सिम्पटम में आएगा और इसका एक और सिम्पटम है फटीग। फटीग का मतलब ये है कि आप थोड़ा-सा भी काम करते हैं तो आपको जो है वो थकान आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे फटीग इसका ज़्यादा अच्छा सिम्पटम है। तो उससे उसका रीज़न ये है कि क्योंकि आपके एल्वियोलाई ही डैमेज हो चुके हैं, तो आपको इतनी एयर नहीं मिल पा रही, इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, आपको इतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही। तो बस हल्के से काम के बाद आप जो है थकना शुरू हो जाते हैं या आपको साँस आना शुरू हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम शोज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर दी। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, वी नो दैट इज एल्वियोलाई, जो कि बेसिकली फंक्शन करता है, जिसका असली काम है एयर के एक्सचेंज में। आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स दी, ये जी स्ट्रक्चर क्या है? सो दिस इज द एयर सैक या एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। देन वो कहते हैं नेम द गैसेस एक्स एंड वाई, एक्स और वाई गैसेस का नाम लिखें। ऑफ कोर्स एक्स अगर हम लोग इधर देखें तो एक्स तो एयर को दी जा रही है, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स एयर को दे रहे हैं। सो ब्लड वेसल में जो एयर दी जा रही है, जो जिससे ब्लड छुटकारा हासिल कर रहा है, दैट इज ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस ली जा रही है ताकि सांस तक लेके जाई जा सके, दैट इज ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड विच इज लिविंग एट पॉइंट ई, जो पॉइंट ई पर ब्लड लीव कर रहा है, इसका अब क्या नाम है? सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसको अब ऑक्सीजन मिल चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड इसने दे दी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ नोज एंड नेजल कैविटी फंक्शन इन फिल्टरिंग इनकमिंग एयर, तो नेजल कैविटी या नाक जो है वो आती हुई एयर को फिल्टर कैसे करती है? तो बहुत ही सिंपल है, थ्रू सीलिया एंड म्यूकस। सो वहाँ पर आपके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस जनरेट करते हैं। वो म्यूकस सीलिया पे चिपके होते हैं और वो जो आपके तमाम के तमाम जर्म्स हैं वो उन म्यूकस के ऊपर आकर स्टक हो जाते हैं और फिर सीलिया उस म्यूकस को जो है वो बाहर भी भेज देती है ताकि म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा जम ना जाए। सो इस तरीके से ये माउथ में मौजूद नहीं है, इसलिए नाक से हवा लेना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर फ़िल्टर मौजूद है बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ pharynx इन ह्यूमन रेस्पिरेशन? सो pharynx वही है कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, जो हमारे पास यहाँ पर नेजल कैविटी, हमारे पास इधर थी नेजल कैविटी एंड देन हमारे पास होती है ओरल कैविटी। सो ये पीछे जाकर जहाँ पर जिस एरिया पर मिलती है इनका कॉमन पैसेज जो है फूड और एयर का, जहाँ नीचे ये जाती है ट्रैकिया और एसोफेगस के थ्रू, दिस इज कॉल्ड द pharynx। सो फेरिंक्स का रोल क्या है? फेरिंक्स का रोल यही है कि ये आपके पास हवा को ईदर फ्रॉम द माउथ और फ्रॉम द नोज़, आपको आपकी हवा को एक रास्ता देती है टुवर्ड्स द ट्रैकिया। ओके, तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।